सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 28 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने रूस यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र हल के लिए भारत प्रतिबद्ध। भारत प्रयास कर रहा है कि यूक्रेन और रूस युद्ध कम से कम नुकसान के साथ रुक जाए। अगले आर्टिकल में है दिल्ली शराब घोटाले में एक्साइज पॉलिसी स्कैम में के कविता, जो कि तेलंगाना से हैं, उनको बेल सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बेल शीर्ष अदालत ने विशेषकर सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते वक्त सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को फटकार भी लगाई है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन आरोप पत्र तथ्य के साथ किसी को भी आप ऐसे अरेस्ट करें। बेबुनियाद तरीके से राजनीतिक दबाव में आकर अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बहरहाल अगला है आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं जय शाह। भारत के जय शाह 35 वर्ष के शाह 1 दिसंबर को निवर्तमान चेयरमैन न्यूजीलैंड के 62 वर्षीय ग्रेग बाकले की जगह लेंगे, जिन्होंने लगातार तीसरी बार दावेदारी नहीं करने का फैसला लिया। और हेमा कमेटी जैसे हेमा कमेटी रिपोर्ट, जिसने मलयालम फिल्म जगत में हलचल मचा दी, एक ऐसे डार्क साइड को बाहर निकाल के हमारे सामने रख दिया है। उसका असर ये दिखा है रपट के बाद मोहनलाल, जो कि बहुत ही जाने माने एक्टर हैं, उन्होंने एसोसिएशन के पद से इस्तीफा दे दिया है। महिला अभिनेत्रियों द्वारा कई पुरुष अभिनेताओं के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में लगाए गए यौन शोषण के आरोप को लेकर मचे हंगामे के बीच शीर्ष अभिनेता मोहनलाल समेत केरल के एक प्रभावशाली सिने कलाकार संघ के अन्य पदाधिकारियों ने मंगलवार को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। एक बांग्ला अभिनेत्री सहित कई अभिनेत्रियों ने मलयालम सिनेमा के कुछ जाने माने चेहरों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए, जिनके प्रख्यात निर्देशक रंजीत और अभिनेता सिद्दीकी और मुकेश शामिल हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। और देखते हैं हेमा कमेटी रिपोर्ट के बाद क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन लाए जाते हैं फिल्म जगत में, नहीं हमारे समाज में भी। आगे बढ़ेंगे अगले हमारे संपादकीय की ओर। और आज संपादकीय की शुरुआत हो रही है कल्पमेधा से। हम तब तक सत्य तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व को समुचित आदर ना दें। इसके अभाव में हमें स्वतंत्र विचार और तर्क प्राप्त ही नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बर्ट्रैंड रसल साहब ने कहा है। और आज का पहला संपादकीय है भय के वातावरण में जीती स्त्रियां। बहुत सही समय पर संपादकीय ऐसा आया है जब हेमा कमेटी रिपोर्ट आई है। मोनिका शर्मा जी कहती हैं, हमारे समय का पीड़ादायी सच यह है कि देश में किसी भी आयु वर्ग की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कुत्सित सोच का घेरा स्कूल कॉलेज से लेकर घर के आंगन तक हर कहीं बेटियों के आसपास बना हुआ है। कैसी विडम्बना है कि शिक्षा के पहले पड़ाव पर ही लड़कियों शोषण का शिकार हो रही हैं और मेहनत के बल पर कुछ बन जाने वाली बेटियां भी। हरियाणा के जिन जिले में गांव, बंगाल की राजधानी कोलकाता और महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई घटनाएं हमारे समाज में स्त्रीय देह के प्रति मौजूद विकृत सोच को उजागर करती हैं। बहुत सही बात कही है। कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए इंसिडेंट के बाद हम लोग इस दुख से उभर भी नहीं पाए थे कि हमें महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना मिल गई। और अब महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना मिली है। उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है, फर्रुखाबाद ज़िले से, मेरे ख्याल से, कि 2 लड़कियों को वहाँ पे लटका दिया गया है। जो भी है, महिला मेरे को लग रहा है कि, मेरे को क्या लग रहा है, ऐसा जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वर्तमान में, आज भी उनकी लड़ाई है। हरियाणा के जिंद जिले के एक निजी विद्यालय में प्रधानाचार्य ने बाथरूम में 10 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया
कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थिति में मेडिकल कॉलेज छात्रा का शव बहुत बुरी हालत में मिला। गौरतलब है कि जिंदगी में चौथी कक्षा की 10 वर्षीय बहुत ही दुखद घटना हुई साथियों, सुन के भी शर्म आती है। बुरा लगता है कि आज भी इन घिनौने लोग इस समाज में जी रहे हैं। कैसी विडंबना है कि 4 वर्ष की ये चौथी कक्षा की छात्रा हो या चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही बेटी, सुरक्षा के मामले में उन्हें नकारात्मक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। सवाल है कि आखिर हमारे परिवेश में क्या बदला है। आज भी स्कूल कॉलेज से लेकर समाज के हर हिस्से तक बेटियों का जीवन असुरक्षित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 से 22 तक बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले 96% बढ़े हैं। घर के आंगन से लेकर कामकाजी दुनिया तक समानता के लिए जद्दोजहद कर रही स्त्रियों का जीवन जब पहले ही पड़ाव पर असुरक्षित है, तो भविष्य की रूपरेखा कैसी होगी। इन सभी मामलों को जोड़कर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि महिलाओं के अस्तित्व को आंकने, समझने और स्वीकार करने की सोच ही नदारत है। बहुत से लोगों ने स्त्री को एक देह से आगे देखने की समझ आज भी नहीं आई है। सम्मान सम्मान देना चाहिए जीवन में। हालात ऐसे बन गए हैं कि महिलाओं और लड़कियों को हर समय हर जगह एक डर सी जूझती है, सिमटी सहमी जिंदगी जीती है। समझना जरूरी है कि महिलाओं और लड़कियों पर ही नहीं, उनके परिजनों पर भी ऐसी पीड़ादायी घटनाओं का गहरा असर पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां समाज के पूरे ताने बाने को प्रभावित करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि शोषण और दुर्व्यवहार के अधिकतर मामलों में न्यायिक शीतलता भी देखने को मिलती है। गौरतलब है कि करीब 6 वर्ष पहले गृह मंत्रालय द्वारा देश में महिला सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली बनाने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया गया। इस समग्र रूप से न्याय के मोर्चे पर सक्रियता और प्रशासन के संभव माध्यम से प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से गठित किया गया, ताकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने और देश की आधी आबादी के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद मिल सके। ये मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता देने हेतु नीति निर्माण, आपसी समन्वय, परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने से जुड़ा प्रभाव है। मतलब कितना पुराना प्रभाग बनाया हुआ है, देखिए इतने सालों से एक ऐसा प्रभाग चल भी रहा है, हमको ये नहीं पता था। बहुत से मामलों में तो आरोपी को दोषी साबित करना ही कठिन होता है। मतलब जानते हैं घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, है ना। मतलब प्रयास सब सारे हथियार हैं गवर्नमेंट के पास, पॉलिसी मेकिंग से लेके पुलिसिंग तक, अवेयरनेस से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक, मगर अभी भी रिजल्ट उस हिसाब से सामने नहीं आ पाए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा अध्ययन के अनुसार देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। विशेषकर यौन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे अपराध बड़ी समस्या हैं। विज्ञान से लेकर खेल की दुनिया तक बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर रही देशी बेटियों का मान बड़ा है और बढ़ाना भी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतरी की और कदम बढ़ाने में जुटी महिलाओं के लिए भय, अविश्वास और सुरक्षा के हालात बने हुए हैं। स्कूल की बच्चियों हो या कामकाजी महिलाएं, मन जीवन की सहजता की हालत नहीं बन पाए। हमारे देश में आज भी आधी आबादी संविधान में वर्णित व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार के लिए जूझ रही है। साथियों, अब हम कितना पॉलिसी मेकिंग करेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हमने देख लिया कि एक छोटी बच्ची से लेकर एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की तक असुरक्षित है समाज में। क्या नहीं है तंत्र के पास पॉलिसी, पुलिसिंग, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स, तंत्र, मगर परिणाम क्या इसके अनुरूप आ रहा है। निर्भया
निर्भया दुर्घटना हुई थी दिल्ली में, आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना हुई। जब तक ये घटना हुई भी नहीं थी, हमको बदलापुर महाराष्ट्र से खबरें आना शुरू हो गई, और जब तक ये खबरें आ ही रही थी, हमें उत्तर प्रदेश से भी। सवाल ये है कि समाज को बहुत नीति निर्माण कर लिया, कुछ बेहतर करना पड़ेगा पुलिस को, सरकारों को। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की ओर। मिलावट का जहर। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले आम होने की वजह से आज हालात ये है कि कुछ भी खाकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि वह सुरक्षित और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। मिलावट के कारोबारियों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिलावटी चीज़ें खाकर लोग बीमार हो गए या उनकी जान ही चली गई। सामान्य दिनों में इस विडंबना के बीच हैरानी की बात यह है कि पर्व त्यौहार के मौक़ों को भी नहीं बख्शा जाता है। देखिए, मिलावट वगैरह तो होती है और प्रयास से करा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, फूड FSSAI है। आप इस आर्टिकल से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। आप इसी बहाने जानने का प्रयास करिए कि FSSAI क्या काम करती है, ये संस्था कैसी है, कितने मेंबर होते हैं, कैसे इनका वर्क प्रोसीजर होता है, और फूड सैम्पलिंग से लेकर लाइसेंसिंग तक इसी संस्था का, अथॉरिटी का रोल होता है। हम सब तक स्वच्छ और साफ खाद्य पदार्थ पहुँचें, FSSAI को ही जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि वर्ष भर में आने वाले पर्व त्योहारों के मौक़ों पर बहुत सारे लोग फल या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ साथ कुट्टू के आटे का भी सेवन करते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की मथुरा और आगरा में कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास के दौरान कुट्टू के आटे से बना फलाहार खाने से 5 गांव के 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। ये दुर्घटना हुई थी। कई लोगों को स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई। खबरों के मुताबिक पीड़ित लोगों ने जहां से कुट्टू का आटा खरीदा था, वहां आटे की आपूर्ति करने वाली 2 दुकानें सील कर दी गईं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर सवाल ये है कि आखिर वह कौन सी मजबूरी है कि सरकार के संबंधित महकमे या खाद्य सुरक्षा विभाग तब तक लापरवाह बने रहते हैं जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती है। साथियों, अगर हम देखें कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह क्या खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिसी सब कुछ है, कानून सब कुछ है, यहाँ पे समस्या शुरू हो रही है इम्प्लीमेंटेशन की, और इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। क्या वर्कफोर्स की कमी है, विभागों में लोग की कमी है जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है? तो प्लीज़ वैकेंसीज निकालिए, लोग को रोज़गार दीजिए, उनसे काम कराइए। त्रासदियों का ही इंतज़ार करा जाता है। दिल्ली में दुर्घटना हुई, लाइब्रेरी में 3 साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद ही सरकार जागी, MCD को डंडा करा, सारे विभागों से लेकर राजनीतिक महकमों तक बातें कही जाने लगी, जिम्मेदारियां ली जाने लगी, छोड़ी जाने लगी। इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। न्यायिक अधिकारियों के भत्तों के भुगतान के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये असल में जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, ये सब सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। उनको सरकारों द्वारा जो अलाउंसेस वगैरह समय समय मिलने चाहिए रिटायरमेंट के बाद, वो नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए जो रिटायर्ड जजेस हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायालय के पूर्व के निर्देशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा बकाया और भत्तों के भुगतान के लिए किए गए दावों की स्थिति से 4 हफ्ते के भीतर धनराशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, सेकंड जुडिशियल पे कमीशन की बात हो रही है यहाँ पे,
ये सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को बकाया भुगतान के निर्देशों का पालन न करने के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले न्यायालय ने उन राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य और वित्त सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। बेसिकली परेशान है रिटायर्ड जजेस आपकी, जो कई राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ की सरकारें उनको जो अलाउंस मिलने चाहिए वो समय से डिसबर्स नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत शिकायतों को हाईकोर्ट जजों की समितियों के ध्यान में लाया जाना। हाईकोर्ट जजों की समिति विशेष रूप से ये सुनिश्चित करेंगी कि 4 जनवरी से आदेश में पैराग्राफ 85 और 86 के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया 30 सितंबर 24 तक लागू की जाए। मतलब बेसिकली निर्णय लिए गए हैं इस बैठक में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, उसको लेके यहाँ टिप्पणी करी गई है। और देखते हैं, क्योंकि देखिए जजेस भी बहुत हमारे देश में जुडिशरी को जिंदा रखने के लिए अपना दिन रात मेहनत करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनको अधिकार है कि उन्हें अलाउंस मिलने चाहिए ताकि वो अपना आगामी जीवन है ना शांति के साथ व्यतीत कर पाएँ। इसके साथ आज के लिए रख रहे हैं, कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए, हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।